ठीक है। तो लास्ट में हमने ग्राफ देखे थे, स्टार्ट किया था इक्विलिब्रियम, और इनमें से हम जो टॉपिक पढ़े थे वो पढ़े थे ग्राफ। ग्राफ बोल सकते हैं। कितने ग्राफ देखे थे? इक्विलिब्रियम वाले कितने? 3। ओके। हमने जो ग्राफ देखे थे वो क्या वर्सेस क्या थे? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तीनों ग्राफ में एक बात कॉमन थी, आफ्टर पर्टिकुलर टाइम concentration of reactant and concentration of product was constant. बट एक ग्राफ में ऐसा था concentration of reactant and concentration of product was equal. फिर वहां से हमने ये देखा था कि ऐसा नहीं होता है कि concentration of reactant और concentration of product सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। और जब वो कांस्टेंट रहेगा तो हम मानेंगे कि वो रिएक्शन जो रहेगा वो कैसा रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है। तो ग्राफ में हमने पहले देखा था फर्स्ट ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। टोटल कितने ग्राफ थे? 3। ठीक है। तो ये तो हुई ग्राफ की बात कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम की। बंद कर दो। अभी हमको दूसरा ग्राफ प्लॉट करना है, और ये जो ग्राफ रहेगा ये रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का। ठीक है। कुछ बातें हमने इक्विलिब्रियम में पहले ही पढ़ी थी। पहली बात, मेजरेबल प्रॉपर्टी will be same constant. Second important thing, the rate of reaction of forward equals to rate of reaction backward. तीसरी, रिएक्शन रिवर्सिबल होना चाहिए और रिएक्शन क्लोज कंटेनर में होना चाहिए। ये कुछ जरूरी बातें थी जो हमने पढ़ी थी कि रिएक्शन का कंडीशन क्या रहेगा इक्विलिब्रियम होने के लिए। ठीक है। अब जैसे हमने कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के 3 ग्राफ देखे थे इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए, ऐसे ही इफ हम लोग इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ निकालेंगे। अब देखो होता ऐसे है, ये रिएक्टेंट जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और बाद में प्रोडक्ट जो रहेगा वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। इनिशियली किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा? तो जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा उतना ही उस रिएक्शन का रेट ज्यादा रहेगा। तो मान सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जितना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। धीरे धीरे क्या होगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से उस रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। जब हम रिएक्शन को आगे लेके जाएंगे तो क्या होगा, आर का क्वांटिटी कम होगा और पी का क्वांटिटी। इसका मतलब धीरे धीरे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होगा और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। एक वक्त ऐसा आएगा उस वक्त के ऊपर दोनों का रेट सेम होगा और उस टाइम को उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? यही पढ़ रहे थे ना तो सही है गलत है? ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा था कि कब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगा और कब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन ऐसा है, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम के हमके ग्राफ निकालने हैं। आपको मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। इस 30 सेकंड में आपको ये बताना है कि जैसे हमने कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के 3 ग्राफ देखे थे, पॉसिबल 3 ग्राफ इक्विलिब्रियम के लिए, वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम के कितने ग्राफ पॉसिबल रहेंगे और क्यों रहेंगे। क्वेश्चन समझा? नहीं समझा? क्या है क्वेश्चन? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के हमने 3 ग्राफ पढ़े थे, वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम के कितने ग्राफ पॉसिबल है और क्यों। 30 सेकंड का टाइम है, बाजू वाले के साथ डिस्कशन नहीं करना है, टेक्स्ट बुक ओपन नहीं होनी चाहिए।
कल बात आपको बोली थी, बेसिक्स ध्यान से समझना है, नहीं समझता है पूछना है, एक बार उड़ जाएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। इसके बाद जाना है तो वापस एक साथ आना है सबको, ठीक है, 1 बाय 1 नहीं आना है, तो आने तो फिर बाद में। How many graphs are possible? सोच के देखना है, दूसरे का आंसर का वेट नहीं करना है। डन? कितने लोगों को आंसर मिल गया? 1 1 ही? ओके, बैठो तीनों। मेरे हिसाब से 3 ग्राफ मिलने चाहिए। कौन से? जैसे हमने इसके लिए फाइंड किया था, तो पहला ग्राफ क्या होगा? अब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन की बात आ रही है, तो एक रिएक्शन में कितने टाइप का रेट होता है? 2। कौन सा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हम यहाँ पे लिखते हैं रेट, जिसको डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, और यहाँ करेंगे हम लोग टी। इनिशियली रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है कि प्रोडक्ट का? और जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा तो उसी का रेट ज्यादा होगा। अब टाइम बढ़ते जाएगा तो क्या होगा? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज, and if the concentration of reactant will decrease, it means the rate of forward reaction will decrease. So that graph will be like this one. So this is for forward reaction, backward. So I am writing here, it is the rate of forward reaction. It is rate of forward reaction. In last class हमने वहां पे कॉन्सेंट्रेशन लिखा था, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम था, ये रेट वर्सेस टाइम है, एंड दैट्स व्हाई हम यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड। When reactant is converted into product, the concentration of product will increase. As the concentration of product increase, the rate of backward reaction will increase, and the graph will be look like this one. This is rate of backward reaction. सही है? एक और ग्राफ प्लॉट किया था हमने, R वर्सेस T। फिर क्या होगा? दिस इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, तीसरा ग्राफ कौन सा था? दिस इज रेट वर्सेस टाइम। ये ऐसा क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है? जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगा तो उसका रेट जो रहेगा वो कम होगा। When reactor is converted into product, the concentration of product will increase, and concentration of product will increase, so rate of backward reaction will increase. After some time, the rate of forward reaction and rate of backward reaction both will be equal, and when both will be equal, so concentration will be constant, and if concentration will be constant, the rate of reaction will be constant, and that's why here rate of reaction is constant. Third graph is like this one. This is for rate of forward reaction, and this is for rate of backward reaction. So how many graphs are possible? 3. अब इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन कहता क्या है?
rate of forward reaction and rate of backward reaction will be same or constant. मेजरेबल प्रॉपर्टी कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी सेम। इसमें, इस ग्राफ में, इस पर्टिकुलर टाइम के बाद, इस टाइम के बाद rate of forward reaction and rate of backward reaction are constant. Before this time they are changing with time, but after this time टाइम तो बदलेगा लेकिन कांस्टेंट रेट नहीं बदलेगा। तो मानेंगे कि इस टाइम px के बाद रेट of forward reaction and rate of backward reaction are same, constant। तो इसमें constant हो रहा है। इसमें इसको मैं मान लेता हूँ this is time ty। तो before time ty, as the time changes, rate of forward reaction and rate of backward reaction changes, but after ty टाइम तो बदलेगा लेकिन रेट नहीं बदलेगा, चाहे वो फॉरवर्ड का रहे कि बैकवर्ड का रहे। तो इसके लिए कौन सा वर्ड बोलेंगे? आफ्टर टाइम टी वाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज अ कांस्टेंट, नॉट सेम। हियर आफ्टर दिस टाइम टी जेड, after time tz, rate of forward reaction and rate of backward reaction both are constant। सही है गलत है वो बताओ। सेकंड स्टेटमेंट, rate of forward reaction and rate of backward reaction both are same। सही है। तो कॉन्सेंट्रेशन की आप मेजरेबल प्रॉपर्टी के हिसाब से दे देते हो कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन रेट के हिसाब से जाएंगे तो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, रेट के हिसाब से सेम। तो तीनों में से कितने ग्राफ में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम है? किसमें? इसमें। इसका मतलब ये दोनों के दोनों ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये वाला ग्राफ पॉसिबल है। ये क्यों पॉसिबल नहीं है? इसका रीजन पूछते तो क्या बताओगे? बिकॉज इन both graph after time, particular time, the concentration of rate of forward reaction and rate of backward reaction are constant but not the same। but equilibrium concept says that reaction तभी equilibrium में होगा जब rate of forward reaction और rate of backward reaction will be same, constant नहीं होना चाहिए। तो अब मुझे बताओ इसके लिए कितने ग्राफ पॉसिबल है? समझा नहीं समझा? तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के लिए 3 ग्राफ हमने प्लॉट किए नॉर्मली, लेकिन रेट वर्सेस टाइम के लिए जाएंगे तो कितना रहेगा? एक ही रहेगा। लिखने के टाइम पे ये लिखना है कि ये ग्राफ पॉसिबल क्यों नहीं है और यही ग्राफ पॉसिबल क्यों है। ग्राफ कितने हैं? ड्रॉ कितने किए? पॉसिबल कितना है? 2 पॉसिबल क्यों नहीं पता है? तो टोटल ग्राफ 3 है, उसके नीचे ये भी लिखना है कि ये ग्राफ पॉसिबल है तो क्यों है और पॉसिबल नहीं तो क्यों नहीं है। 3 मिनट का टाइम आपके पास है।
जब भी इस चैप्टर का डाउट सेशन लेंगे हम लोग, मतलब चैप्टर में कुछ डाउट है कि नहीं है, तो उस टाइम पे जब आप आओगे तो आपको अपनी कॉपी अपने साथ लेके आनी है और उसमें सब वेल मेंटेन होता है, लिखा होता है, तो ही आपके डाउट सॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो आप ये मान के चलोगे कि हम आएंगे नहीं आएंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप अब्सेंट हो तो आप जब आओ तब वो आपको कंप्लीट कर लेना है। ये रीजन मुझे बिल्कुल भी पता लगा कि मैं अब्सेंट था या अब्सेंट थी, तो इसलिए मिस हो गया। ठीक है, तो रीजन पता चल गया कौन सा ग्राफ पॉसिबल है और कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। कॉपी क्लोज। अब ये तो है इक्विलिब्रियम होता क्या है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहले मैं इक्विलिब्रियम को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ये वो टाइप्स है जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से है, मतलब थ्योरी के हिसाब से। तो इनके हिसाब से पहला होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब समझाता हूं, डेफिनेशन आप बाद में बनाते बैठना। जिस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, बस उसका फिजिकल स्टेट चेंज होता है। फिजिकल स्टेट पता है ना, सॉलिड लिक्विड और गैस। जिस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कंपोजिशन सेम होता है लेकिन उनका फिजिकल स्टेट चेंज होता है, ऐसे इक्विलिब्रियम रिएक्शन को कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम। एग्जांपल, हमने यहाँ पे H2O जो नॉर्मली लिक्विड स्टेट में होता है, इसको क्लोज कंटेनर में हीट किया तो ये बन जाएगा H2O इन गैसीय स्टेट। और जैसे जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम के ऊपर दोनों का रेट सेम रहेगा। उस कंडीशन को बोलेंगे इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे इस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया है। लेफ्ट साइड में कंपोजिशन क्या है? H2O। राइट साइड में भी कंपोजिशन क्या है? मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है। ये भी H2O का बना है, ये भी H2O का बना है, लेकिन दोनों का फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। एक कौन से स्टेट में है और दूसरे, इसका मतलब इस इक्विलिब्रियम को बोलेंगे हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो इसका पहला एग्जांपल आएगा, आइस को हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया, लिक्विड जो रहेगा वो आइस में कन्वर्ट होगा, तो एक पॉसिबल है। दूसरा, हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया, गैस को हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया। और तीसरा, हमने सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया और गैस को सॉलिड में। इन तीनों में हो क्या रहा है? बस फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। तो किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, तो क्या बोलोगे? जिस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, बस उसका फिजिकल स्टेट चेंज होता है, ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन। व्हाट अबाउट केमिकल?
केमिकल कंपोजिशन ही चेंज होगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। एग्जांपल, N2 का रिएक्शन H2 के साथ करते हैं, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। सही है। इसमें क्या हुआ, ये गैसीय स्टेट में है, ये गैसीय स्टेट में है, ये गैसीय स्टेट में है। रिएक्शन बैलेंस्ड है नहीं है। इस रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोथ आर सेम, इस रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इसमें रिएक्टेंट का कंपोजिशन और प्रोडक्ट का कंपोजिशन सेम है। ये किसका बना हुआ है, ओनली नाइट्रोजन का। ये किसका बना है, ओनली हाइड्रोजन का। ये किसका बना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो कंपोजिशन सेम है कि डिफरेंट है। तो यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ है, और जब केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग कि वो रिएक्शन रहेगा केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, केमिकल का। ये किसका एग्जांपल हुआ, फिजिकल का। इस केमिकल इक्विलिब्रियम को और दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं होमोजेनियस इक्विलिब्रियम और दूसरे को बोलते हैं हेट्रोजीनियस। सोच के देखो, 10 सेकंड दिए मैंने, क्या होगा डेफिनेशन, क्योंकि वर्ड तो ऐसे हैं जो हमने पहले ही पढ़े हैं। एनीवन, क्या हो सकता है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। एनीवन, जिस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है उसको बोलेंगे, अरे होमो का मतलब सेम है डिफरेंट। तो जिस केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन में या जिस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है तो उसको बोलेंगे होमोजेनियस, और डिफरेंट रहेगा तो हेट्रोजेनियस। हम इसकी बात करते हैं, तो ये कैसा रहेगा, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस। अब हमने बोला दूसरा रिएक्शन, हम यहाँ पे H2 का रिएक्शन करते हैं O2 के साथ और ये इक्विलिब्रियम में बनाएगा H2O। ये लिक्विड स्टेट में है, ये गैसीय स्टेट में है, ये गैसीय स्टेट में है। ओके, केमिकल रहेगा फिजिकल रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन कुछ और है, यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन कुछ और है। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम। और इस केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट कैसा है, डिफरेंट है। इसका मतलब ये होना चाहिए हेट्रोजीनियस। अब मैंने सपोज ऐसा कर दिया, हेट्रो होमो, ठीक है। तो होमोजेनियस का मतलब होता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का फिजिकल स्टेट सेम होगा, और हेट्रो का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का फिजिकल स्टेट डिफरेंट होगा। 1 2 3 4 4 डेफिनेशन 2 मिनट।
डन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो स्टेटमेंट लॉ ऑफ मास एक्शन में the rate of reaction, the rate of any chemical reaction, the rate of any chemical reaction is directly proportional to molar is directly proportional to product of molar concentration of reactant, directly proportional to product of molar concentration of reactants only, पढ़ो एक बार साइलेंटली। वन टू 50 तक ही सॉल्व करने, ठीक है, बाकी नहीं। एक लेना है, बाकी आगे बढ़ना है। तो एक अंदर डिस्कशन, रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन बाद में मिलेंगे। तो स्टेटमेंट लिखा था उसको अभी इसको सॉल्व नहीं करना है, नमूने ठीक है। हाँ चलो, एक्स्ट्रा तो वापस करते हैं, नहीं मिले तो खड़े रहना है। चलो अभी जो स्टेटमेंट लिखा था उसको रीड करो एक बार और उसका मतलब समझाना है आपको। तो सारा अंदर रख दो मेहरबानी करके, अभी सॉल्व नहीं करना है। जब सॉल्व करने के बाद आते तो काउंट करके बाहर चले जाते हो। ठीक है, इधर क्या लिखा है वो समझाओ थोड़ा सा। लिखा हुआ नहीं समझा, पढ़ना नहीं हो, मतलब क्या उसका वो समझा। अभी तक टाइम उसी लिए मिला था। केमिकल रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, मतलब रिएक्टेंट को कंसीडर करना है, प्रोडक्ट को नहीं। टाइम हो गया आपका। कोई केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोलर कंसंट्रेशन से रिएक्टेंट का। ओके, इसमें एक वर्ड आ रहा है मोलर कंसंट्रेशन, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। What is the meaning of molar concentration? मोलर concentration मतलब क्या? concentration पता है, ये मोलर नहीं पता मुझे, भूल गया मैं। ऐसा ये मोलर concentration क्या है? मोल से मॉलिक्यूलर मास। नहीं, ये तो समझ में आप उसने बता दिया। ओनली मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो पूछ रहा हूँ मैं।
ओके, दैट्स गुड, दैट आल्सो ठीक। तो जब टाइम मिला है आपको जो काम करने के लिए उस टाइम पे वही करना है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 मोल। तो 1 मोल का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब लॉ क्या कहता है वो देखते हैं। इफ हमने रिएक्शन माना A इज कन्वर्टेड इनटू B, तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है? A। और लॉ के हिसाब से इफ हम इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन फॉर्म करते हैं तो ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, क्योंकि A कौन है? रिएक्टेंट, और B कौन है? और लॉ कहता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो रहेगा वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड रहेगा, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर नहीं। इन केस ये पहली रिएक्शन है, मैं दूसरी रिएक्शन यूज करता हूँ यहाँ पे। इस रिएक्शन में मैंने बोला A प्लस B, इन दोनों का रिएक्शन करके हमने C बनाया है, वन वे रिएक्शन को जा रहे हैं लोग। इस रिएक्शन में मुझे यहाँ पे रेट निकालना है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या करूंगा मैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो ये जो लॉ मैंने आपको लिख के दिया था उन्होंने भी यही कहा है कि इफ हमको किसी रिएक्शन का रेट फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा? उस रिएक्शन के रिएक्टेंट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट करना होगा। अब इसमें हम रिएक्शन लेते हैं कैपिटल A रिएक्ट विद कैपिटल B कन्वर्टेड इनटू कैपिटल C प्लस कैपिटल D, दिस वन। नॉर्मली हमने रिएक्शन को ऐसा लिखा और अब मैंने आपको पूछा इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है? छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, कौन है? कैपिटल A एंड कैपिटल B आर द रिएक्टेंट्स वेयर कैपिटल C एंड कैपिटल D आर द प्रोडक्ट। अब मैंने पूछा इसमें कितने रिएक्शन हो रहे हैं? एक हो रहा है फॉरवर्ड और दूसरा हो रहा है बैकवर्ड। अब मैं बोला अब फॉरवर्ड के हिसाब से सोचो और अब मुझे बताओ फॉरवर्ड रिएक्शन के हिसाब से रिएक्टेंट कौन हुए? कैपिटल A एंड कैपिटल B। अब मैं आपको बोलता हूँ आप फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह बैकवर्ड रिएक्शन के हिसाब से सोचो, तो C एंड D किसका काम करेगा? और A और B। तो यही झंडा लेके नहीं जाना है कि हमेशा A और B ही रिएक्टेंट रहेंगे, देखना है कि रिएक्शन कौन सा पूछा है। फॉरवर्ड के लिए जाओगे तो A और B जो रहेगा वो रिएक्टेंट रहेगा, बैकवर्ड के लिए जाओगे तो B और C और D जो रहेगा वो रिएक्टेंट रहेगा। अब मैं बोलता हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। वही बात मैं लिखता हूँ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D। अब मैंने आपको पूछा रिएक्टेंट A और B इनके मोल्स कितने हैं? 1 नहीं, मतलब क्या है? तो इनका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या है? 1:1 1:1। जरूरी है कि हमेशा 1 मोल ही होगा? कुछ रिएक्शन में 1 से ज्यादा भी होता है, कुछ रिएक्शन में 1 से कम भी होता है। तो हमको ये भी मेंशन करना है कि उनके मोल्स क्या रहेंगे। तो कैपिटल A के मोल्स है स्मॉल a, कैपिटल B के मोल्स रहेंगे स्मॉल b, कैपिटल C का रहेगा स्मॉल c, कैपिटल D का रहेगा स्मॉल d। अब मैंने आपको पूछा स्मॉल a एंड स्मॉल b क्या है? These are the stoichiometric coefficient of capital A and capital B, where small c and small d क्या है? These are the stoichiometric coefficient of capital C and capital D। तो इनको जब यूज करना है तो ये पावर में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? पावर में। तो इसमें क्या होगा? concentration of C to the power C and concentration of D to the power D। इन केस आपने मान लिया A का वैल्यू 2 है, स्मॉल a का वैल्यू 2 है, तो क्या होगा?
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2। आपने मान लिया स्मॉल b का वैल्यू 3 है तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 3। ठीक है, अब इसमें ये कौन है, जब हम किसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकालते हैं तो उसके जगह हम किसी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा RF, RF स्टैंड फॉर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू KF इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। KF क्या होगा, इट इज द कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। वही बात हम इसके लिए अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, RB इक्वल्स टू KB इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D। इसको मान लेता हूं दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। सही है, तो हमने फॉरवर्ड के लिए भी निकाला, बैकवर्ड के लिए भी निकाला। बैकवर्ड के लिए C और D को क्यों इंक्लूड किया, बिकॉज बैकवर्ड रिएक्शन में कैपिटल C एंड कैपिटल D जो रहेंगे वो किसका काम करेंगे, रिएक्टेंट का काम करेंगे, इसलिए हमने इनको इंक्लूड किया। ठीक है, ओके है। हाँ, आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद एट इक्विलिब्रियम, तो बाजू वाले क्लास में ये पढ़ाया था मैंने, दूसरे दिन तो किसी को सामने बुला के पूरा कंप्लीट करने लगाया। ठीक है, तो समझ जाओ क्या बोलने का मतलब क्या है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, KF concentration of A to the power A, concentration of B to the power B. So this will be KF concentration of A to the power A into concentration of B to the power B equals to क्या आएगा, KB into concentration of C to the power C into concentration of B to the power D। अब इस इक्वेशन में कितने कांस्टेंट है, कौन सा KF एंड KB। KF किसके लिए है और KB किसके लिए है, पक्का, ओके। नॉर्मली मैं इस रिएक्शन के बारे में पूछता हूँ, ऐसे बता दिया कि ये रिएक्शन देखो और मुझे बताओ इनमें कौन है रिएक्टेंट और कौन है प्रोडक्ट, तो क्या बोलोगे, नॉर्मली पूछा मैंने, फॉरवर्ड बैकवर्ड पूछ रहे, जनरल पूछ रहा हूँ, तो मुझे बताओ इस रिएक्शन में कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है। तो A और B किसका काम करेंगे, C और D किसका काम करेंगे, पक्का, उल्टा नहीं हो गया। इंडिविजुअली पूछा तो आप बता सकते हो फिर फॉरवर्ड में क्या होगा, बैकवर्ड में क्या होगा। सो नाउ ये इस प्रकार से, अब जो कांस्टेंट है उनको एक साइड लेके आते हैं और कंसंट्रेशन को दूसरे साइड, तो क्या बनेगा, KF अपॉन KB इक्वल्स टू concentration of C to the power C, concentration of D to the power D, concentration of A to the power A, concentration of B to the power B। सही गलत है, ये दोनों कांस्टेंट है और दो कांस्टेंट का जो रेशियो होता है वो भी एक कांस्टेंट ही होता है और इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हुआ, रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो मैं यहां लिखता हूं K इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू concentration of C to the power C, concentration of D to the power D, concentration of A to the power A, concentration of B to the power B। But generally मैं लिखता हूँ K equals to product upon reactant। सही है गलत है, हाँ? अरे इस रिएक्शन को देख के आपको क्या लगेगा, रिएक्टेंट कौन है, A और B, तो ये A और B है,
प्रोडक्ट कौन है? तो बोल सकते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आ रहा है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो वहां से शुरू करके यहाँ तक हमने देखा। तो ये है फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, डेल्टा G इक्वल्स टू -2.303 RT log K। तो मैंने आपको बोला था अभी यहाँ के लिए K का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसीडर करना है। मतलब क्या होता है, फाइंड कैसे करेंगे वो यहाँ पे देखते हैं। तो जब आपको किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो उस कॉन्सेंट्रेशन से आप क्या निकाल सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हो। समझा नहीं समझा? ठीक है, एक बार देख लो यहाँ से यहाँ तक। देखने के बोला, लिखने के लिए नहीं। डन? ओके, यहाँ तक ठीक है? ओके, समझ में आया नहीं है? ये ओके है? तो नॉर्मली क्या होगा, K इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, वैसा। ये होने के बाद इस फॉर्म में इनको लिखना है। तो ये जो रिएक्शन यहाँ पे लिखा है उस रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखना है, K के फॉर्म में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में।